ठीक है, अगर ये क्लास ऑफ हो 1 मिनट वेट network कर लेते हैं connection बच्चों से, की। ठीक है, आ जाते हैं तो क्लास रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना यहाँ पे जाके 3 रोड्स पे क्लास रिकॉर्डिंग एंड तो का रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑन है, एंड का। अभी रिकॉर्डिंग ऑन है। हेलो हेलो बेटा। हाँ जी, देखते हैं बच्चे अभी थोड़े से कम जुड़ गए, थोड़ी सी देर वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा। चैप्टर 3 है अपना, ठीक है, क्लास 9 ज्योग्राफी, चैप्टर 3 अपवाह। नोटबुक निकाल लो बेटा, मेरे साथ साथ काम स्टार्ट करो। ओके, लेट अस वी स्टार्ट। जो आते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, ठीक है। हम अपना काम शुरू करते हैं। ओके, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अपनी बुक का पेज 19 निकालिए, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपवाह प्रतिरूप। यानी जब नदियां बहती हैं तो वो कौन कौन से रूप धारण करती हैं, किस किस आकृति में वो बहती हैं। अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। लिखते जाओ बेटा मेरे साथ, और आज की डेट डाल लेना, ठीक है। डेट वाइज काम क्या करो, मैडम ने बोला है आज। ओके, हेलो, हाँ जी, आप कर रहे हो ना काम, उतार रहे हो ना साथ साथ। हाँ जी, अपवाह प्रतिरूप यानी अपवाहों के, नदियों के कितने रूप हैं, किस किस तरह से नदियां अपने में परिवर्तन करते हुए बहती है। एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, जो कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु और आदर्श यानी उसकी, जहां से वो नदियां बहती हुई आती है उस क्षेत्र की ढलान कैसी है इस पर निर्भर करती है, जलवायु पर निर्भर करती है, और वहां पर जिस तरह की चट्टानों को क्रॉस करते वो निकलती अधः यानी धरती पर अर्ध निर्माण में बनी हुई सैलों के बीच में से निकलकर आना। यह ध्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार और अरीय अपवाह प्रतिरूप है। ध्रुमाकृतिक, जालीनुमा, आयताकार तथा अरीय, यानी ये 4 प्रकार की आकृतियों को धारण करती है। कौन कौन सी 4 प्रतिरूपों को, कौन कौन से? पहले पर अरीय, ध्रुमाकृतिक, सेकंड पर जालीनुमा, थर्ड पर आयताकार और फोर्थ पर अरीय। ये चारों प्रतिरूप लिखो अपनी बुक के सामने। इनकी आकृतियों को भी देखो बेटा, दिखाई दे रही होंगी, देखो लिखो इनको मेरे साथ साथ। लिख लिया? जो ध्रुमाकृतिक आकृति है, यह प्रतिरूप जब बनता है जब एक मुख्य नदी यानी कोई बड़ी नदी, ये ध्रुमाकृतिक है, इसमें क्या होता है जब मुख्य नदी होती है, जो बड़ी नदी होती है, ये विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है। इस तरह से ध्रुव का मतलब होता है पेड़, पेड़ जैसी ये आकृति को धारण कर लेती है। ये क्या कहलाती है? ध्रुमाकृतिक। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या इसको ऐसे भी।
ये विभिन्न प्रकार की आकृतियों में बढ़ती चली जाती है, जिसको कहते हैं हम ध्रुमाकृति, एक पेड़ की तरह दिखाई देने वाली आकृति। ठीक है, इसमें एक मुख्य नदी और उसकी अनेक सहायक नदियां होती है। ये मुख्य नदी है, ये छोटी छोटी जो इसकी है, ये बीच में जो बह रही है ये मुख्य नदी, ये इसकी सहायक नदियां। सहायक का मतलब है जो छोटी छोटी नदियां किसी एक बड़ी नदी में आकर मिल जाए, वो सहायक नदियां कहलाती हैं। और ये दूर से देखने पर ऐसी लगती है जैसे किसी वृक्ष की टहनियां हो, शाखाएं हो। देखो ऐसे लग रहा है ना कि किसी वृक्ष की पेड़ के पत्तों से निकली हुई कोई शाखाएं हो। ठीक है, इसको नोट करते जाओ बेटा एक साथ साथ। या मैं इसको दूर की साइड बना के दिखा देती हूँ। मान लो आपकी ये है मुख्य नदी, ठीक है, ये हो गई आपकी मुख्य नदी। इससे निकलेंगी विभिन्न प्रकार की शाखाएं, जैसे ये एक नदी निकल गई, फिर इससे एक दूसरी निकल गई, इससे तीसरी निकल गई, इससे चौथी निकल गई। इस तरह की ये पेड़ किसी आकृतियां ले लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुमाकृति। यानी एक पेड़ से अनेक नदियां निकलती। ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है वृक्ष, ध्रुव के जैसी आकृति वाली को हम बोलेंगे ध्रुमाकृति। इसको मिटा देते हैं यहां से, क्योंकि आपका सारा नहीं तो खोज हो जाएगा। ठीक है, यहां से लिख लो। मुख्य नदी में मिलती है, मुख्य नदी इसकी ये है, और ये जो छोटी छोटी अन्य नदियां हैं ये इसकी क्या कहलाती है, सहायक नदी। जब ये छोटी छोटी नदियां इस बड़ी नदी में मिलेंगी तो ये अपना पानी भी इसमें छोड़ देंगी, और इस नदी का पानी जो है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि कितनी नदियां देखो छोटी छोटी इसमें आकर मिलती हैं, तो ये बड़ी नदी है, इसका पानी ज्यादा हो जाएगा। ये ध्रुमाकृतिक है। फिर आता है जालीनुमा आकृति। जालीनुमा का मतलब है ये है आपकी ध्रुमाकृति, नंबर 1 वाली ध्रुमाकृति। दिख रहा है ना आपको, लिखा हुआ दिख रहा है ना बेटा, या कहीं दूर लिखूं थोड़ा सा, नहीं दिख रहा है। हेलो, आप उठ के मत जाना, यहाँ से काम रह जाएगा नहीं आपका। हाँ, ये है आपकी ध्रुमाकृति, पहले नंबर वाली। दूसरे नंबर वाली है आपकी जालीनुमा। जालीनुमा का मतलब है आपको किसी ऐसी आकृति को बनाना है, जैसे ये जब नदियां बहती हैं तो ये एक जालीनुमा आकृति का निर्माण करती है। जैसे हमारे खिड़की, विंडो वगैरह होती है जिसमें जालियां सी बनती चली जाती है। ये इस तरह से एक जालीनुमा आकृति का निर्माण करती है, और इनके बीच बीच में से ऐसे बहती हैं। जहां से पानी को रास्ता मिलता है ये वहां से बहता हुआ निकल जाता है। ये दूसरे नंबर की आकृति इस तरह से धारण करता है, जालीनुमा आकृति। ठीक है, ये नदी का पानी कभी इसमें मिला, कभी इसमें मिला, कभी इसमें, इस तरह से बहती हुई दूसरे नंबर की जालीनुमा आकृति है। तीसरी है आपकी अरीय आकृति। अरीय आकृति का मतलब है ऐसी आकृति जो हम मंदिर वगैरह में कोई गुंबद देखते हैं उस आकार की उस आकार का रूप ले देती है, यानी गुंबदकार आकार से। मान लो ये है आपकी अरीय आकृति। अरीय का मतलब है जैसे ये गुंबद सा, इसके ऊपर से आपकी आकृति ऐसे आएगी नदी। इस तरह से बहता हुआ आएगा, ये आपका अरीय आकृति है। एक
ऐसे लगता है मंदिर पर किसी छतर का, किसी गुंबद का निर्माण कर दिया। आपको इतना ध्यान रखना है, जो पेड़ जैसी है वो ध्रुवाकृति, जो जाली जैसी है, विंडो में जैसे हम जालियां डालते हैं उस तरह की है, वो जालीनुमा। तीसरे नंबर की जो गुंबद आकार की होती है वो कहलाती है अर्य आकृति, ये चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। और चौथी है आपकी यमुना द्रोण आकृति, यानी चौथी आपकी है आयताकार आकृति। यहां मैंने लिखा है ना आयताकार, इसको यहां पर डाल देते हैं। चौथे नंबर की है आयताकार। आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड उधर तक? ये दिख रहा है? कौन है ये चीज दिख रही है आपको? यहां से लिखा हुआ दिख रहा है बेटा? आपकी जो आयताकार आकृति है वो इस तरह से बहती हुई आई है, जैसे ये नदी है आपकी आयताकार, जैसे एक आयत सा बनता है ना, उस शेप में जहां भी ये जाएगी एक आयताकार आकृति का निर्माण। ये आपकी बनेगी आयताकार। तो चारों की आपने डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना है। देखो यहाँ पर पेड़ जैसी शाखाएं दिखाई गई है, कौन सी आकृति है बेटा, ये बताओ मुझे, कौन सी आकृति है फर्स्ट नंबर पे? हेलो, बताओ बेटा। हाँ, और सेकंड नंबर की आकृति बेटा? जालीनुमा। और ये तीसरे नंबर की आर्य आकृति, ठीक है, गुंबदनुमा। और चौथे नंबर की आयताकार आकृति। जब तक आप ये आकृतियां अपने माइंड में नहीं लाओगे, अपनी नोटबुक पर नहीं ड्रा करोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले इसको ड्रा करो, फिर आगे समझा। सब पे नाम डाल लेना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लिखो, ये किस तरह की आकृति है? एक नदी के बहने की आकृतियां। नदी जब बहती है तो विभिन्न रूपों में परिवर्तित होते हुए इस तरह की आकृतियों का निर्माण करती है। आपका क्वेश्चन भी आज यही बनेगा। क्वेश्चन लिख लो, मैं बोलती हूँ। नदियों द्वारा, क्वेश्चन लिखो, नदियों द्वारा बनाए गए अपवाह के, लिख रहे हो ना? हाँ लिखो, नदियों द्वारा बनाए गए अपवाह के विभिन्न प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। इसकी क्वेश्चन की पिक मैं भेज दूंगी, आप अभी डायग्राम बनाइए और ये लिखिए नदियों के विभिन्न प्रतिरूप और फिर इनके नाम डालिए। लिख लो फटाफट, फिर मैं आगे करती हूँ। उतारते ही मुझे बता देना, बेटा आगे काम करूंगी। अब हम, मैं इसको मिटा दूं, इधर वाला तो लिख लिया होगा आपने। अपने डायग्राम बना लो।
हाँ जी बेटा, हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, जो हिमालय की नदियां हैं, ये आज हम पढ़ेंगे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए, सिंधु नदी यहां से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी यहां से, और यहां से होती हुई ये पंजाब में जाती है। इसके बाद यहां से निकलती है गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहीं से निकलती है आपकी यमुना नदी और ये जाकर यूपी में मिल जाती है। यहां निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस प्रकार सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 ऐसी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। और ये तीनों नदियां एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर किसमें मिल जाती हैं? सागर में। और किसी जो बीच बीच में उनके साथ में जो नदियां मिलती हैं वो सहायक नदी तंत्र कहलाते हैं। सिंधु नदी का जो स्थान है जहां से ये निकलती है, यहां से निकलती है मानसरोवर झील से। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मानसरोवर झील, यहां से सिंधु नदी निकलती है और तिब्बत में है ये मानसरोवर झील। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मानसरोवर झील कौन सी है, तो ये पोर्शन जो हमारा तिब्बत का है, यहाँ तिब्बत में मानसरोवर झील है जहां से सिंधु नदी निकलती है। और पश्चिम की ओर देखो, ये दिशा पश्चिम की तरफ है, पश्चिम की ओर बहती हुई जम्मू कश्मीर से होती हुई, पंजाब से होती हुई ये पाकिस्तान में जा मिलती है। भारत में ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। लद्दाख जो जिला है भारत का, उसमें से निकलती है और बहुत सुंदर एक गार्ज का निर्माण करती है। जब चट्टानों को तोड़ते हुए निकलती है तो उनके ऊपर के कोने नीचे की तरफ झड़ जाते हैं और नीचे आके अवसाद के रूप में जमा होते हैं और एक गार्ज इस तरह का, मान लो ये चट्टान है और इसके ये ऊपर वाले सॉफ्ट कॉर्नर झड़ते हैं, तो ये गार्ज का रूप ले लेते हैं, इसको कहेंगे हम गार्ज। इस तरह से जब ऊपर का कोना झड़ के नीचे जमते हैं तो ये एक इस तरह की शेप में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गार्ज का निर्माण करते हैं। और लोग ये दर्शनीय होते हैं, देखने लायक चीजें होती है, किस तरह से चट्टानों को काटकर नदियां एक नई आकृति को जन्म देती हैं। लोग वहां पर इन मनोरम दृश्यों को देखने के लिए जाते हैं। इस क्षेत्र में और भी बहुत सी नदियां हैं, जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा। कौन कौन सी? सिंधु के साथ साथ कौन सी नदियां? जास्कर, नब्रा, नुब्रा, हुंजा और श्योक। और इसके अलावा जब सिंधु नदी पाकिस्तान इसमें पंजाब से होते हुए जाती है तो ये अपने साथ 5 नदियों को और साथ लेके जाती है, रावी, सतलुज, झेलम, चिनाब और व्यास। ये पंजाब से होकर निकलने वाली नदियां हैं और सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदियां सतलुज, 5 नदियां हैं, सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम और व्यास। ठीक है, ये पांचों नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान में, ये आपका पाकिस्तान का हिस्सा होता है, यहाँ मिठानकोट से होती हुई है और जाके कंधार, कराची से होते हुए अरब सागर में जा मिलती है। इन जब सिंधु नदी का जो मैदानी ढाल है वो बहुत मंदा है, बहुत धीमा है। सिंधु नदी का 1/3 भाग भारत में है, बाकी भारत के कौन कौन से में? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल और पंजाब में। बाकी शेष भाग पाकिस्तान में है, यानी 1/3 भाग, यानी 100 में से 25% हिस्सा इसका यहाँ पर है भारत में और 75% हिस्सा इसका पाकिस्तान में है। ये 2900 किलोमीटर 229 किलोमीटर लंबी नदी है। दूसरा पॉइंट इसका लिखोगे, 2900 किलोमीटर लंबाई है इस नदी की। कितनी लंबी है आप ये देखो, 2900 किलोमीटर कोई थोड़े थोड़ी होते हैं, बहुत ज्यादा लंबी नदी है ये।
और विश्व की सबसे लंबी नदियों में इसका नाम आता है। किस नदी का? सिंधु नदी का। आपने बस 5 चीजें याद रखनी है कि सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर झील से निकलकर ये पाकिस्तान में मिठानकोट में सिंधु नदी में, जो सिंधु नदी है मिठानकोट से होती हुई ये पाकिस्तान में अरब सागर में गिरती है, कराची में से। दूसरा, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। तीसरा, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, 5 तो पंजाब में ही है, रावी, सतलुज, व्यास, झेलम और झेलम। और इसके बाद जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा इस नदी में मिलते हैं। बहुत से पर्वतीय क्षेत्र हैं और ये नदी बहते हुए गार्स का निर्माण करती है और बहुत से सुंदर, एक नहीं कई गार्स बनाती है ये। और इसका जो उद्गम स्थान है, उद्गम कहते हैं किसी स्थान से जहां से नदी निकलती है, वो होता है उसका उद्गम सरोवर। तो ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलती है और कश्मीर के लद्दाख जिले से होती हुई ये आगे बढ़ जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदियों में इसका नाम है। और ये देखो, पहले तो उद्गम स्थान आपको पता होना चाहिए, कहां से निकलती है बताओ आप? 3 बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, बताओ बेटा कहां से निकलती है सिंधु नदी? हेलो, बताओ बेटा। मानसरोवर झील के, तिब्बत में मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है और गिरती कहां पर है? अरब सागर में। कराची से पहले ये अरब सागर में मिलती है, पाकिस्तान में है। आपको उद्गम स्थान पता होना चाहिए, इसका जो संगम है समुद्र में वो पता होना चाहिए, कब कहां से होती हुई गुजरती है, कौन सी इसकी सहायक नदियां, कितनी इसकी लंबाई है और कौन कौन सी इसमें चीजें शामिल है। ठीक है, आज हमने केवल सिंधु नदी के बारे में पढ़ा और वृक्षों की ध्रुवाकृतिक आकृतियों के बारे में। अब हम आते हैं सेकंड नंबर की गंगा नदी पर। गंगा जो है ये भागीरथी यानी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगोत्री जगह से ये इसका उद्गम स्थान है, यहीं से। ठीक है, गंगोत्री से ये गंगा निकलती है और ये अलकनंदा, देखिए गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो यहां से आपको इसमें समझ नहीं आए तो अपना मैप खोल के देख लेना, आपकी बुक में दिया गया उसमें बिल्कुल क्लियर है सब चीजें। भागीरथी गंगोत्री हिमानी नदी से निकलती है, गंगोत्री से, और ये अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में जा मिलती है। यहाँ पर देवप्रयाग, जहां पर ये यमुना नदी से मिलती है, अलकनंदा देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास अलकनंदा दूसरी नदी जो इसमें मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर, जहां तक पर्वतीय भाग है सारे हिमालय की तीनों श्रृंखलाएं हैं, यहाँ इनको छोड़कर ये उत्तरी मैदान है, यहाँ पर ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है और हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो भी नदियां, वो सब इसमें आकर गंगा में यहाँ पर उत्तरी मैदानों में मिल जाती है। इनमें से कुछ ऐसी नदियां, इसकी भी सहायक नदियां, जब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं तो इसकी भी सहायक नदियां कौन कौन सी? घग्गर, यमुना, गंडक और कोसी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है गंगा की? लिख लीजिए आप, घग्गर, यमुना, गंडक और कोसी। और ये जो यमुना नदी है इसका उद्गम है यमुनोत्री, गंगा नदी का उद्गम है गंगोत्री। आपको ध्यान रखना, गंगा से गंगोत्री, यमुना से यमुनोत्री। गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में, यहाँ पर इलाहाबाद में, यूपी में है इलाहाबाद, यहाँ जाकर ये दोनों मिल जाती हैं। घग्गर, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है, तीनों नदियां, घाघरा, गंडक और कोसी यहाँ से, नेपाल हिमालय से यहाँ से निकलेंगी। और इनके कारण प्रत्येक वर्ष जो उत्तरी मैदान है उनमें बाढ़ भी आती है। बाढ़ इतने बड़े पैमाने पर आती है कि कई बार वो अपने साथ जान माल की तबाही कर देती है। ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन देती हैं, उर्वरता बढ़ाती है मिट्टी की, इसलिए जो उत्तरी मैदान है उनमें सघन जनसंख्या निवास करती है।
मैदानों को प्लेन बनाती हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं, कृषि की सारी जरूरतें, सिंचाई हो, उर्वरक, बीजों की जो कमी है वो सब ये पूरी करती है। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां और कौन कौन सी है? चंचल, बेतवा और सोन। ये आधे शुष्क क्षेत्रों में, यानी ऐसे क्षेत्र जो आधे शुष्क है और आधे ठीक है, उनमें से निकलती है। पानी की मात्रा भी इनमें कम होती है और ये नदियां गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। फिर बाएं किनारे से जो नदियां बहती हैं वो गंगा से पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। कहने का तात्पर्य कि बहुत सारी नदियां कोई इस दिशा से निकलते, कोई इससे सहाकर एक लंबी नदी में विलीन हो जाती है। और ये वहां पर जब ये समुद्र में गिरेंगी यहाँ, तो ये एक बड़े डेल्टा का निर्माण करेंगी। त्रिभुजा आकार में ये डेल्टा होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है, सुंदरवन डेल्टा। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती बांग्लादेश में प्रवेश करती है, किसकी? गंगा नदी की। और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर वहां पर मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती है, ये भी मानसरोवर से निकलती है और सबसे लंबी नदी है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना नाम से, ब्रह्मपुत्र के बारे में हम कल पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, बस आज आपने केवल गंगा नदी और सिंधु नदी के बारे में पढ़ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो जल है ये बंगाल की खाड़ी में मिलता है और डेल्टा बनाता है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, यहाँ पर बनाता है। आज आपने केवल दो नदियों को डिटेल में लिखना है और याद करना है, ब्रह्मपुत्र नदी, सॉरी गंगा नदी और सिंधु नदी, और नदियों की जो आकृति है इसको, इससे ज्यादा नहीं करना, नहीं तो आप सारी नदी एक जैसी सी देखने में लगेंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आज बस आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं और तीनों क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी चीजें आई हैं वो आपको बिल्कुल डिटेल में लिखनी है और इससे संबंधित मानचित्र भी आपने भर के यहाँ पे पेस्ट करना है, मैप को जरूर भरना है। ठीक है, कल हम गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे और जो कुछ रह गए। गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर। अंबाला शहर जो है वो सिंधु और गंगा दोनों नदियों के ऊपर एक जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, अंबाला से सुंदरबन तक जो भी मैदान की लंबाई है वो है 1800 किलोमीटर और इसकी ढाल में जो गिरावट आती है वो 300 मीटर के लगभग आती है। 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में जो गिरावट आती है वो अगर हम देखें तो 1 मीटर के हिसाब से प्रति किलोमीटर के हिसाब में गिनी जाती है। इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्ग बनते हैं, मोड़। ऐसे जब नदियां बहती आती है तो विभिन्न प्रकार के मोड़ों को धारण करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्ग। आज के लिए इतना ही काफी है, आप उतार लो और सिंधु और गंगा नदी को कंप्लीटली कर। ठीक है, उतार लो। टाइम क्या हुआ है? हेलो, क्या टाइम हुआ बेटा? हाँ, आपकी क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, बस आप इसको नोट कर लो और फिर क्लास को लीव कर देना। देखने में थोड़ी सी अटपटी सी लगते हैं क्योंकि भारत में बहुत सारी नदियां, बहुत सारी विचित्र चीजें हैं, इसीलिए भारत को एक महान विभूति कहा गया है। कितनी सारी नदियां हैं, कितने सारे यहाँ पर पर्वत हैं, कितने पठार हैं, जिसके कारण एक भौगोलिक आकृति का निर्माण करता है, द्वीप समूह है, विशेष विशेष जो भी आकृति है वो सब भारत में स्थापित है। देखने में एक छटा सुंदरता को बढ़ाती है ये, तो सभी चीजों के बारे में देखना और जानना बेटा बहुत जरूरी है। कितनी हम विशिष्ट धरती पर रहते हैं, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके थोड़ा सा हर चीज को समझ के करोगे तो बहुत जल्दी याद होगा। कम से कम भी यहाँ पर 50 नदियां बहती हैं भारत में। हर एक के बारे में तो हम जानकारी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी नदियां उनके बारे में तो हम पढ़े ना। 7 हिमालय पर्वत से निकलती हैं, तिब्बत के मानसरोवर से आधे से ज्यादा नदियां निकलती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं साउथ वाली, वो थोड़ी पठारों से निकलती हैं या नीचे साउथ से। बाकी हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं वो सब हिमालय पर्वत से
तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है अधिकतर। और सभी हिमालय नदियां जो भी हैं वो सभी एक लंबे मार्ग को तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गिरने से पहले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। हो गया बेटा, आपने उतार लिया सभी ने? हाँ जी, साइड हो उतार। बेटा आप 6 बच्चे आते हो, मैसेज आसपास में नहीं दिया आपने किसी को भी? अपने आसपास वाले फ्रेंड से बोलो क्लासेस ज्वाइन हो गई, वो पीछे रह जाएंगे, आप आगे निकल जाओगे, फिर मेरे को दोबारा सिलेबस पीछे लाना पड़ेगा। उतार लिया? आप ये बस ये डायग्राम बना लो, और जो मैप है वो आपकी बुक में एनसीईआरटी में है। बिल्कुल ध्यान से, आज जो भी मैंने 2 नदियां करवाई, इससे ज्यादा नहीं करवाई, उनकी साइड नदियां करवाई है, सभी को देखना है। अपने रावी, सतलुज, चिनाब, झेलम और ब्यास, पांचों नदियां कैसे निकलती हैं और कैसे पंजाब में मिलती हैं, सभी को देखना है। ये देखना है ऐसे निकलेंगी, ऐसे ऐसे एक गुच्छा सा बना लेती है यहाँ पर, एक ग्रुप सा, और ये इस नदी में मिलती है। तो आपको ये स्थान देखने हैं और आपको ये नदियां देखनी है कि किस तरह से ये मिलती हैं। और यहाँ पाकिस्तान से होती हुई, कराची से होती हुई ये कहाँ गिरती है? अरब सागर। ये तो इसकी साइड नदियां। फिर गंगा की साइड नदियां हैं, ठीक है, घाघरा, सोन, बेतवा, चंबल, ये बीच के हिस्से में बहती है। आपको दोनों साइड नदियों को जरूर देखना है और दोनों नदियां देखनी है कैसे कहां से निकलती हैं। बस आज इतना काम करना है, मैप से आप हेल्प ले लेना, ठीक है बेटा? हेलो हेलो। हाँ। बेटा अगर हो गया तो आप क्लास छोड़ दो, एंड कर दो, ठीक है? क्योंकि आपको अगली क्लास की भी तैयारी करनी है ना। हेलो पायल, क्या रह गए बेटा? हेलो पायल बेटा, लीव आउट करो क्लास को, तभी तो मैं करूंगी अपने आप को। पायल